तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रैंडम वेरिएबल्स के बारे में। ओके, रैंडम वेरिएबल्स, फिर रैंडम प्रोसेस, अब इसी के अंदर से आएगा। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल या सैंपल स्पेस। ये तो हमने पहले ही देख लिया था। एज डिस्कस अर्लियर, एन इवेंट इज द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक एक्सपेरिमेंट बोलो या ट्रायल बोलो एक ही बात है, उसका एक पॉसिबल आउटकम को हम इवेंट कहते हैं। द रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। ये सब हमने पढ़ाई है, ठीक है, सैंपल स्पेस, स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। फिर पढ़ते हैं यहाँ पे, इन एवरी ट्रायल द आउटकम सैंपल पॉइंट विल अकर रैंडमली। हर एक ट्रायल में जो एक सैंपल पॉइंट आता है वो रैंडमली ही आता है। देयर इज नो फिक्स्ड आउटपुट, कोई भी कभी भी फिक्स आउटपुट नहीं है। मतलब एक कॉइन को हम उछालेंगे तो हमेशा प्रोबेबिलिटी रहेगी या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, कभी आप फिक्स होकर नहीं कह सकते कि नहीं इस बार जैसे 5 बार हेड आया, ओके, एक कॉइन को आपने 5 बार उछाला, ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ 5 बार हेड आ जाए, तब भी आप 6वीं बार में कह नहीं सकते कि क्या आएगा, वो रैंडम ही है, वो हमारा फिक्स कभी नहीं हो सकता। ओके, तो हैज द आउटकम ऑफ अ ट्रायल और एक्सपेरिमेंट इज वेरिएबल विच कैन टेक वैल्यूज ओवर द सेट ऑफ सैंपल पॉइंट। मतलब जो भी सैंपल पॉइंट हैं हमारे सैंपल स्पेस में क्या है, हेड और टेल, तो ये इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ये रैंडमनेस हमेशा बनी रहती है। अब इसी रैंडमनेस से हमारा जो रैंडम वेरिएबल, ये जो शब्द निकला है यहीं से निकला है। अ फंक्शन विच कैन टेक ऑन एनी वैल्यू फ्रॉम द सैंपल स्पेस एंड इट्स रेंज इज सम सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये फंक्शन जो कोई भी वैल्यू उठा सकता है, ले सकता है, और उसका रेंज सब जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब जैसे हेड और टेल आने के मतलब हेड और टेल रेंज है उसकी, उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। एक वेरिएबल है जो जिसका ऑप्शन मतलब आंसर में कुछ भी वैल्यू आ सकती है, वो रैंडम है, कभी फिक्स नहीं होगी। रैंडम वेरिएबल आर डिनोटेड बाई अपर केस लेटर, जैसे कि कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। तो ये जो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, ये जब आएंगे आगे तक तो सारे के सारे हमारे रैंडम वेरिएबल्स है। एंड द वैल्यूज टेकन बाई देम आर डिनोटेड बाई लोअर केस। और जो वैल्यू वो लेते हैं, जैसे कि एक्स की 2 वैल्यूज आ सकती हैं, x1 और x2। x1 का मतलब मान लो कि हेड है और x2 का मतलब मान लो कि टेल है। इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे फिर बात आती है कि रैंडम वेरिएबल्स में भी क्लासिफाइड है अंडर 2 तरीके के होते हैं, एक हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरे हमारे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट कंटिन्यूस तो जिसने सिग्नल पढ़ा है वहाँ पे डिटेल में पढ़ाई है। तो पहले बात करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में भी डिफाइंड एज अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक ऑन ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट है, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ फाइनाइट ऑब्जर्वेशन इंटरवल, ठीक है। ये जो इंटरवल है पूरा, ये पूरा मतलब फाइनाइट है, क्यों, क्योंकि इसमें 8 वैल्यूज है, गिन सकते हैं आपकी कितनी वैल्यूज हैं, कोई कंटिन्यूस में इसमें ग्राफ नहीं है। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, मतलब 3 कॉइन्स को टॉस करना हमारा डिस्क्रीट टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जिसके कि 8 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, इसे हेड और टेल को x1 x2 से लिखा है, तो यहाँ पे जो भी एक आउटकम है, जैसे हेड हेड हेड, वो x1 है और x8 तक हमारे गए हैं। ओके, यहाँ पे क्या, जैसे नंबर ऑफ हेड की अगर बात करी जा रही है तो 3, फिर 2 2 2, फिर 1 1 1 और 0, तो ये हमारे नंबर ऑफ हेड की बात करी जा रही है। तो ये क्या है, एक तरीके का कैपिटल एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है। इसके x1 से लेके x8 तक हमारे इसके मतलब इसकी वैल्यूज़ हैं जो ये वैल्यूज़ लेगा। ओके, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हुई। अब कंटिन्यूस की भी बात कर लेते हैं। एक रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आप काउंट नहीं कर सकते, तो हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल, द नॉइज वोल्टेज जनरेटेड बाई एन इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर हैज ए कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड। एक जो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है, मान लो वो नॉइज जनरेट कर रहा है, ये नॉइज है, ये कंटिन्यूसली चल रही है। आपका ग्राफ था ये, इसमें ये नॉइज जुड़ गई, ये नॉइज है, मान लो इसके अराउंड ये आपकी एक्सेस है, इस एक्सेस के अराउंड ये नॉइज है। तो ये नॉइज आपका कंटिन्यूसली चल रही है, इसमें क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नॉइज यहाँ पे 5 वोल्ट जुड़ गई, आप ये नहीं कह सकते कि जैसे इस मूवमेंट पे नॉइज आपकी 5 वोल्ट जुड़ गई और यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं, कंटिन्यूस है। ये एक एग्जाम्पल है आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमारा नॉर्मली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड होती है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा पीडीएफ भी, ये लगभग ये इसी को पीडीएफ कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब हमें पता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या फिर रैंडम वेरिएबल को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से। ओके, मान लो उसके सेट के अंदर x1 x2 3 से लेके आगे तक बहुत वैल्यूज़ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, p ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स जे, या फंक्शन ऑफ एक्स जे, और जे हमारा 1 2 3 4 से लेके कितना भी हो सकता है, मतलब इसमें x1 x2 x3 x4 x5 और समथिंग x9 फिर x20 करके कितना भी हो सकता है, पर तब भी काउंटेबल वैल्यू होंगी, ऐसा नहीं है कि इन्फिनाइट होंगी। तो इस तरीके से लिखते हैं।
फिर आता है द एफ एक्स जे, फंक्शन ऑफ एक्स जे, और सिंपली एफ एक्स, इसको फिर आप सिंपली एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये जो पी, ये किसके इक्वल है, पी ऑफ एक्स इजकल टू एक्स जे के इक्वल है। जे हमारा क्या है, सबस्क्रिप्ट, जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है, इसके इक्वल है। तो ये जो सिंपली ये एफ एक्स से है और सिंपली एफ एक्स है, इस कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसी को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन से याद रखेंगे जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है जिसमें सारी वैल्यूज को वो होल्ड करता है, वो हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स हमने उछाले, इफ द नंबर ऑफ हेड्स इज द रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ हेड को रैंडम वेरिएबल बोल रहा है। देखो रैंडम वेरिएबल का फायदा क्या है, अब हमें समझ में आ रहा है। जैसे कि वो पूछता है, वो ये पूछता है कि नंबर ऑफ हेड्स या फिर हेड आना आपका एक आपका पॉसिबल फेवरेबल आउटकम है, मतलब आपको हेड आने की पॉसिबल और फेवरेबल आउटकम, आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब उसी उतने से इतने बड़े वर्ड को उसने किसमें छोटे से में ग्रुप कर दिया, मतलब उसने बोल दिया कि ये चीज़ x है, ये एक तरीके का रैंडम वेरिएबल है जिसको आपने x बोला। तो इससे ये फ़ायदा है कि हम छोटे से एक नंबर में उसको एक अल्फ़ाबेट में बाउंड कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ हेड इज़ द रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ हेड कितने आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या 1 भी नहीं आएगा, वो हमारा रैंडम वेरिएबल है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। तो अब हमें रैंडम वेरिएबल से पहले जो एग्जाम्पल है ये, इसमें उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालने का तरीका पता चलेगा। जैसे कि देखते हैं, ये सैंपल स्पेस है, इसमें पूरे 8 आउटकम है। जैसे हमने ऊपर भी देखा था, ये हमारा रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स, इसमें x1 x2 इनको हमने डिनोट कर दिया। और क्योंकि हमें नंबर क्या था, x का क्या मतलब है, x हमारा नंबर ऑफ हेड है, तो उसको भी डिनोट कर दिया हमने 3 2 2 2 1 1 1 और 0। ओके, तो मान लो कि अगर कॉइन फेयर है, कॉइन फेयर मतलब हर बार वो या तो हेड देगा या तो टेल देगा, और देगा ऐसा नहीं है जैसे कॉइन होता है कि ये ग्राउंड है, कॉइन ऐसे खड़ा हो गया, वो चीज़ नहीं है ना। कॉइन फेयर है हमारा, तो या तो वो हेड देगा या टेल देगा, मतलब कुछ ना कुछ देगा। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ 8 पॉसिबल आउटकम विल बी, तो हर एक आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी अपने आप में क्या है, 1/8 है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो 0, मतलब कि हेड हमारे नंबर ऑफ हेड 0 हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी हमारी है तो 1/8, मतलब एक बार में एक हेड आ रहा है, पर ऐसा 3 बार हो रहा है तो वो 3/8 बन गई। x इक्वल टू 2, मतलब 2 हेड आ रहे हैं तो ऐसा भी 3 बार हो रहा है तो वो 3/8 बन गई। और x इक्वल टू 3, मतलब 3 हेड आ रहे हैं, तीनों के तीनों हेड आ रहे हैं, नंबर ऑफ हेड 3 है, तो वो भी केवल एक बार होगा। मतलब ये हम देखते हैं कि कितने बार होगा, तो इससे हम अपना एक पूरा टेबल बनाते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, ये तो 3 1/8, इसी तरीके से 0 1 2 की भी हम निकालेंगे। अब उसको एज अ टेबल, मतलब यहाँ पे हम जो क्या कर रहे हैं, जो रैंडम वेरिएबल है इसको हम एज अ टेबल बना रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं आपको, प्रोबेबिलिटी और फंक्शन। ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ओके, यहाँ पे कैपिटल एक्स है, मतलब ये क्या है, जो हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स, उसी को हमने शॉर्ट में एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया। तो ये फ़ायदा है रैंडम वेरिएबल का। नीचे एफ एक्स फंक्शन, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी, अब ये क्या है, असल में प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताएगा। ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताएगा। ओके, तो अगर 0 नंबर ऑफ हेड है तो 1/8 प्रोबेबिलिटी, 1 है तो 3/8, 2 है तो 3/8, और फिर से 3 है तो 1/8। बाकी तो फिर इनसे जो भी वो पूछेगा वो हम फर्दर बता सकते हैं। तो ये हमने टेबल बनाना सीखा, एक रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया और एक सैम्पल स्पेस के अंदर, और सैम्पल स्पेस कहाँ से निकला, एक हमारे एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल के अंदर से निकला। तो उसमें से हमने एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन की टेबल बनानी सीखी। अब हम देखते हैं CDF, ये 188 पेज है और ये हमारा 187 पेज था। ओके, अब हम देखते हैं CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ओके, जो मेन बड़े बड़े टॉपिक है उन्हीं को देखेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x में बी डिफाइंड एज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x। मतलब CDF क्या है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी है दैट अ रैंडम वेरिएबल x जो है, रैंडम वेरिएबल वो टेक्स अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x, मतलब वो उससे कम वैल्यू लेगा या फिर उसके बराबर वैल्यू लेगा। मतलब ये CDF को हमने डिफाइन किया कैपिटल F से, कैपिटल ऑफ x सबस्क्रिप्ट में x और ब्रैकेट में भी x इक्वल टू P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x।
बाकी एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो ये हमारा जो है कैपिटल एफ एक्स एक्स, ये हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या CDF है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। ओके, उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज, बाकी इसमें इतना नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ CDF, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स, ठीक है, ऑफ द इवेंट कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो इसकी वैल्यू तो हमेशा वैसे भी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। इसका मीन्स दिस मीन्स CDF इज बाउंड बिटवीन 0 and 1। तो मैथमेटिकली 0 से लेके 1, मतलब ये जो हमने बनाया CDF को कैपिटल एफ एक्स एक्स को, तो ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी होगी, तो ईजी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो वो हमेशा 0 देगा, और एफ ऑफ एक्स अगर इन्फिनिटी की बात करेंगे तो वो हमेशा 1 देगा। फॉर फर्स्ट केस अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी है मीन्स नो पॉसिबल इवेंट, कोई इवेंट पॉसिबल है ही नहीं, तो उस फैक्ट की वजह से हमें आंसर 0 मिल जाएगा। मतलब वो ये बता रहा है कि माइनस इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है, वो ये बोल रहा है। दूसरा कह रहा है फॉर सेकंड केस अगर एक्स इन्फिनिटी है मीन्स पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, सिंस ये हमारा इंक्लूड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट, मतलब ये पी ऑफ एक्स इन्फिनिटी से बराबर है और कम है, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने इवेंट है सब वो कवर कर ले रहा है। जब वो सब कवर कर ले रहा है तो सारे के सारे इवेंट सर्टेन हो गए, तो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और हमेशा हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 के बीच में ही होगी, ठीक है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। कोई भी आपने इवेंट किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट ट्रायल किया, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। पहला क्या है कि 0 से 1 के बीच में होगा, माइनस इन्फिनिटी होने का मतलब है कि 0, इन्फिनिटी होने का मतलब है कि 1। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एफ ऑफ x1 अगर बात कर रहे हैं किसी x1 पे इज लेस देन इक्वल टू x2, अगर वो कम है तो इसका मतलब है कि x1 भी हमारा x2 से कम और इक्वल होगा। ओके, तो इस अब प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द CDF, ठीक है, CDF क्या, एफ ऑफ एफ एक्स इज अ मोनोटोन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। ये थ्योरेटिकल MCQ के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस चीज़ का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स का, ये एक मोनोटोन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, डिक्रीज नहीं हो रहा, मोनोटोन फंक्शन है। तो ये कुछ CDF की प्रॉपर्टीज़ की बात करी। उसके बाद बात करते हैं CDF फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है कि x हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, पहले से वही सब चीज़ें देखते आ रहे हैं। देन इट टेक्स वैल्यू है डिस्क्रीट पॉइंट, तो अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू लेगा। जैसे डिस्क्रीट पॉइंट है x1 x2 x3 x5 xn+1 अप टू इन्फिनिटी और नीचे माइनस इन्फिनिटी। ओके, सारे डिस्क्रीट पॉइंट है, इन पे ये कुछ वैल्यू लेगा प्रोबेबिलिटी। ओके, तो एफ ऑफ एफ एक्स एक्स जो हमारा CDF है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो वो पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स है। ओके, ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि एफ ऑफ एफ एक्स अगर 0 के इक्वल है, मतलब वो ये अलग अलग वैल्यू डिफाइन कर रहा है। ये क्या है हमारे, ये CDF है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ये एक्सप्रेशन है। इसकी 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पहली 0, एक 1 और एक हमारी ये। अब ये जो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है कि हम CDF को पर्टिकुलर एक वैल्यू पे कैसे बता सकते हैं। तो x1 पे हम अगर देखना चाह रहे हैं तो x1 से कम पे तो कोई पॉसिबल इवेंट ही नहीं है, तो 0 वैल्यू हो जाएगी। और उस x1 से xn तक हम देखना चाह रहे हैं, इसके बीच में हम देखना चाह रहे हैं, तो उसके बाहर क्या होगा, उसके बाहर इन्फिनिटी तक तो बहुत सारे पॉसिबल इवेंट होंगे, तो इसलिए वैल्यू 1 हो जाएगी। जहाँ हम देखना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 से n तक, मतलब हम 1 से लेके 5 तक देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 1 से फाइंड समेशन हमारा j इक्वल टू 1 से 5 तक लगाएंगे। ओके, उसके बाद p ऑफ x इक्वल टू xj, तो इसमें p ऑफ x इक्वल टू आपका x पहले x1, फिर क्योंकि समेशन है तो मतलब p ऑफ x इक्वल टू x2, इस तरीके से p ऑफ x इक्वल टू x5 तक हम ऐड कर लेंगे। ओके, ये मतलब है इसका कि ये p इक्वल टू x इक्वल टू इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा क्या दे देगा, ये हमारा कैपिटल ऑफ एफ एक्स, मतलब ये हमारा CDF दे देगा। कुल मिला के बात है, मान लो मैंने 1 से 5 तक देखना चाहा, तो ये जो समेशन लगाया इसका ये मतलब है कि p ऑफ x इक्वल टू x1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू x2 और अप टू x इक्वल टू x5 तक सबको आप ऐड कर लो, ये इसका मतलब है। तो CDF ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल एट एनी सर्टेन पॉइंट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल अप टू दैट इवेंट। तो किसी पॉइंट पे CDF का मतलब है कि उस इवेंट तक, अप टू दैट इवेंट जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उनका सम, ये है मतलब CDF का। ओके, तो ये हमने मोटा मोटा देख लिया। उसके बाद PDF की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात हो रही है। CDF हमने देखा कि अगर कोई पॉइंट हमने लिया, जैसे कि हमने x5 लिया, तो x5 तक जितनी भी प्रोबेबिलिटी हमारा x1 से लेके हैं सबका सम, ये हमें क्या देगा, CDF देगा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब बात कर रहे हैं PDF की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन।
तो यहाँ पे क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ CDF, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि PDF क्या होता है, हमारा जो CDF है F ऑफ F कैपिटल F ऑफ x, इसका अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो वो हमारा PDF होगा, और इसे हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल कैपिटल F, ठीक है, और यहाँ पे x, ये हमारा क्या है PDF, एट द सेम टाइम कैपिटल FX, ये क्या है हमारा, ये हमारा है CDF। तो ये दोनों में अंतर हो गया। जहाँ पे क्या लिखा है कि x जो है वो एक क्या है, डमी वेरिएबल की तरह है हमारा, ओके, स्मॉल x। तो PDF जो है, PDF इज मोर कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पे एक चीज़ और उन्होंने बोली है कि जो PDF है हमारा ये स्मॉल वाला, ये हमारा कंटिन्यूस के लिए ज़्यादा अच्छा है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल RV के लिए ज़्यादा बेटर है। एट द सेम टाइम ये जो हमारा है CDF, ये हमारा किसके लिए, ये डिस्क्रीट, ठीक है, रैंडम वेरिएबल के लिए ज़्यादा बेटर है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कंपैरिजन कौन किसके लिए ज़्यादा बेटर है, यहाँ से ये निकल के आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ PDF। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि PDF इज़ ऑलवेज नॉन जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ग्रेटर देन, क्योंकि ये किसी चीज़ का क्या है, ये किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन है। अगर किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन है और वो अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है, तो वो रैंडम है तो वो कभी कांस्टेंट नहीं होगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो क्या, किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन जीरो कब होगा, जब वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो, तब उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा। इसलिए कभी भी ऑलवेज नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरी चीज़ कहते हैं कि द एरिया अंडर PDF कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट है मैथमेटिकली। ये जो आपका स्मॉल FX है, मतलब ये PDF है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो 1 के इक्वल। इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका एरिया, इंटीग्रेशन ये एरिया होता है, तो एरिया हमेशा 1 के इक्वल होगा, यूनिटी होगा। इसका भी प्रूफ है, वो प्रूफ की कोई दिक्कत नहीं देखने की। तो पहला क्या होगा, कभी नॉन जीरो वैल्यू नहीं होगी PDF की। दूसरा क्या आ गया, PDF का एरिया हमेशा यूनिटी होगा। तीसरी प्रॉपर्टी कहते हैं द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF में भी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग PDF। ठीक है, जब आप CDF जो है उसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो आपको PDF मिल रहा है। ओके, इसी का आप अपोजिट कर दो, आप CDF जो है उसको निकालना है तो आप PDF का इंटीग्रेशन कर दो तो आपको CDF मिल जाएगा। तो ये एक रिलेशन हो गया दोनों के बीच में। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो किसका, PDF का, ये क्या है स्मॉल f का इंटीग्रेशन, तो आपको कैपिटल F मिल जाता है। एक ये प्रॉपर्टी, ये भी आसान प्रॉपर्टी है, मतलब जिसने CDF समझ लिया तो फिर उसको PDF भी समझ में आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आ गई। आखिरी क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट x1 से लेके x2 तक अगर कोई इवेंट है इज सिंपली गिवन बाय द एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मतलब उस, जैसे ये अगर कर्व है, ये x1 है, यहाँ पे ये x2 है, तो इसके बीच में जो एरिया है वो आपका क्या दे रहा है, वो PDF की वैल्यू दे देगा, PDF की वैल्यू दे देगा ये एरिया। ओके, तो इस रेंज में अगर आपको सिंपली प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कर्व निकाल लें तो आपको सीधे से प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये एरिया ही आपका फिर किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया एरिया अंडर द कर्व, मतलब x1 से लेके x2 तक का आपका PDF का इंटीग्रेशन, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी देगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है डायरेक्ट और आपको PDF से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस PDF को आप इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, नॉर्मल हमने क्या देखा था, इंटीग्रेशन में क्या देता था, अगर उसको -∞ से ∞ में इंटीग्रेट करेंगे तो वो CDF देता था, बट यहाँ पे हमें पूरी प्रोबेबिलिटी देगा। यहाँ पे रेंज के बीच में करेंगे, ठीक है, x1 से x2 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। अब इन्हीं सारी चीज़ों को कुछ एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। इसको मैं हटा दूँ पहला एग्जाम्पल ये हमारा कह रहा है, तो इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, PDF हमको दिया है, ये क्या लिखा है, PDF इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन FX। ठीक है, तो यहाँ देख के समझ जाना है कि स्मॉल f है, मतलब ये आपका PDF है। ओके, ये कैपिटल X होता है यहाँ पे और ये स्मॉल x होता है, ये PDF दिया है। तो इस एक्सप्रेशन से दिया है a × e⁻⁻b और mod x। हियर x इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, कैपिटल X एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी रेंज है हमारी -∞ से ∞। तो देखो यहाँ क्या क्या चीज़ें निकालनी है, एक तो A और B के बीच में रिलेशन निकालना है, हमें CDF निकालना है, और प्रोबेबिलिटीज दैट आउटकम लाइज बिटवीन द 1 and 2। ओके, तो सबसे पहली बात क्या है कि वी नो दैट द एरिया ऑफ द PDF, मतलब इसका एरिया हमेशा 1 के इक्वल होगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका एरिया निकाल लेंगे, ये एक्सप्रेशन है, इसका एरिया मतलब इसी का इंटीग्रेशन। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसको हम दो अलग अलग उसमें इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये mod x है। mod x का मतलब है कि एक x <0 के लिए और एक greater than 0 के लिए। क्यों,
मॉड एक्स की दो वैल्यू हमारी निकलती हैं। अगर लेस देन 0 कर रहे हैं तो ये -x देगा और अब ये x देगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे करी है, देखो ये मॉड एक्स हमारा यहाँ पे -x दे दिया और बाहर माइनस भी था वो प्लस बन जाएगा और यहाँ पे ये +x दिया है, इसलिए दो बार करेंगे और इसका एरिया जो दोनों बार मतलब वो हमारा 1 के इक्वल होगा। तो देखो यही हमने किया है, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, a 2a/b = 1, मतलब b जो है वो 2a के इक्वल है। मतलब कुल मिला के वो a और b की पर्टिकुलर वैल्यू के बजाय वो रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो ये देखो कैसे निकला, आपने ये जो PDF था इसका एरिया आपने 1 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से a और b के बीच में रिलेशन निकला। दूसरा आपको CDF निकालना है, मतलब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो वही चीज़ हमने करी है, ये भी उसी तरीके से होगा, इंटीग्रेट करेंगे पर ये भी दो रेंज में होगा। एक तो आपका 0 से ये -∞ से 0 तक होगा और एक बार आपका 0 से ∞ तक होगा। तो यही किया है, ठीक है, x < 0 और x < 0 = 0 के लिए। x < 0 के लिए अगर करें तो ये हमारा कुछ ये वैल्यू देगा 1/2 e⁻⁵ अब यहाँ पे क्या है कि दे तो वो a/b रहा था पर उसका हमें रिलेशन पता है, ठीक है, a = हमारा क्या है 2b, शायद सॉरी b = 2a है। अब इसी से आप क्या निकाल सकते हो कि b/a आपका केवल 2 के इक्वल हो गया या a/b आपका 1/2 के इक्वल हो गया। तो ये रिलेशन निकला और a/2 का b का रेशियो भी निकल आया। उसी रेशियो को हमने यहाँ इस्तेमाल किया 1/2 ये दिया। तो इसी तरीके से हमने इसको पूरा डिटेल में ले जाके सॉल्व किया। तो एक हमारा कुछ दे रहा है, दूसरा कुछ दे रहा है। तो इस CDF की दो अलग अलग वैल्यू आई, -x < 0 के लिए और x > 0 के लिए। ओके, ये कैसे आया, इंटीग्रेट करके आया। a और b का रिलेशन हमें पता है तो उसको हमने इस्तेमाल किया है। ओके, इनको हमने इस्तेमाल कर लिया तो a और b पूरी तरह गायब हो गया हमारा। अब तीसरी चीज़ क्या कह रहा है, तीसरी चीज़ कह रहा है कि भाई ये 1 से 2 के बीच में आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। वो हमने सीखा है, उसका फॉर्मूला जैसे हमने अभी सीखा था ये कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो x1 से x2 तो इंटीग्रेट कर दो, x1 से x2 को आप किसको, PDF को। देखो ये हमने क्या किया, ये फॉर्मूला वही वाला लगाया थर्ड केस में, आपने इंटीग्रेट कर दिया। ओके, x1 1 है, x2 2 है, तो 1 से 2 में a × e⁻⁻b mod x। अब ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमें इंटरवल खुद वो डिफाइन करके दे रहा है और ये इंटरवल क्या है, पॉजिटिव इंटरवल है, इसलिए यहाँ पे दो लिमिट नहीं लगेंगी। ये जो e⁻⁻b mod x है ये आपका डायरेक्ट e⁻⁻bx बन जाएगा क्योंकि mod x इस रेंज में हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब +x होगा। ओके, तो ये किया, तो 1 से 2 तक e⁻⁻bx। इसको फर्दर सॉल्व करके इसमें वैल्यूज लगाएंगे, फिर a/b का रिलेशन लगा देंगे 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 e⁻⁻b - e⁻²b। ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमें बेसिक सी चीज़ें क्या पता होनी चाहिए, CDF पता होना चाहिए, CDF से PDF बनाना आना चाहिए, PDF से CDF बनाना चाहिए, PDF की मदद से प्रोबेबिलिटी पता करनी आनी चाहिए और PDF का एरिया यूनिटी होता है ये हमें पता होना चाहिए। ओके, इस तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे CDF दिया है हमें, ये कैपिटल F है, इसका मतलब सीधे क्या हो गया, कैपिटल F मतलब CDF। इसको देख के तुरंत क्वेश्चन में ये देखो कि कैपिटल F है कि स्मॉल f है, तो ये CDF के इक्वल आ गया। तो ये हमारा हो गया 0, ठीक है, -∞ से 0 तक हमारा 0 से 10 तक kx², ये दूसरी रेंज है, और उसके बाद फिर से 10 से ∞ तक 100k। ओके, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि कांस्टेंट के इक्वल है और k हमारा 1/100 के, अगर इसको 1 के इक्वल रखते हैं तो k हमारा 1/100 के इक्वल आ गया। चलो वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे क्या हमने डायरेक्ट, देखो इन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि स्मॉल fx, मतलब PDF को डायरेक्ट लिखा है। PDF को लिखने के लिए हमने CDF का क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो 0 का 0, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और जो बीच का kx² है वो बन जाएगा 2kx। तो यहाँ हमने डायरेक्ट PDF की पूरी एक एक्सप्रेशन लिख लिया PDF के बारे में। ओके, तो एक्सप्रेशन ऑफ PDF हमसे जो पूछ रहा था, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ PDF, तो वो कैसे निकाला हमने, ये हमारा डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करके CDF को। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P of x < 5, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसमें दो वैल्यूज आएंगी, तो -∞ से 0 तक तो वैल्यू 0 देगा केवल, और 0 से 10 तक वो ये वैल्यू दे रहा है। तो x < -5 में केवल हमें kx² से ही मतलब है। ओके, kx² से मतलब है। फिर एक 5 से 7 बता रहा है प्रोबेबिलिटी, तो वो भी हम निकाल लेंगे रेंज लगा के, है ना, एक एक करके चीज़ें करते हैं। तो पहला जैसे CDF हमें ये दिया है, CDF अलग अलग,
इसमें हमने बीच वाले में लगाया क्योंकि 0 से 10 तक मतलब x1 से xn है, तो ये 0 से 10 तक लगाया। तो f ऑफ x जो है 100 के इक्वल टू 1 आया जब हमने कंपेयर किया इक्वेशन इसको और इस वाली को। मतलब ये इन्होंने क्या लिखा है, जनरल एक्सप्रेशन लिखा है CDF का। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। आपका ये -∞ से यहाँ तक तो 0 होगा, जो प्रॉपर्टीज़ थी CDF की, अगर आपको याद हो CDF की प्रॉपर्टी जो शुरू में पढ़ी थी। ओके, फिर xn से लेके ये आपका इन्फिनिटी तक 1 होता है पूरा, और बीच में जो वैल्यू है उसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर इससे कंपेयर किया तो ये 1 कंपेयर किया हमने 100 के से, इसकी वजह से 100 के आ गया 1 और k आ गया 1/100, तो k की वैल्यू हमारी 1/100 आ गई। तो इसी को हम यूज़ करेंगे आगे तक। ओके, k की वैल्यू 1/100 आ गई। ये तो पहली चीज़ हो गई। पहले में हमसे यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमें CDF का दिया है और जो CDF का जनरल एक्सप्रेशन होता है उससे हमने कंपेयर किया है। दूसरा, फाइंड सिंस CDF इज एक्सप्रेस एज, यहाँ पे हमें क्या करना है, कैपिटल F(x), तो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x के इक्वल है CDF की वैल्यू। दूसरे में हमें क्या निकालना था वो देखेंगे फिर से। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x लेस देन आपका इक्वल टू 5, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हमें फॉर्मूला पता है कि कैपिटल ऑफ x इज p ऑफ x कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। तो ये 5 आ गया, स्मॉल x यहाँ पे 5 है हमारा। ओके, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, f ऑफ fx हमारा kx स्क्वायर के इक्वल था ना, ये किसके इक्वल था, kx स्क्वायर, ये लिखा है। तो k हमें पता है कि 1/100 है, वही हमने लगा दिया, तो ये x²/100 आ गया। अब x की जगह 5 लगा देंगे, देखो 5 लगाया तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 5² मतलब 25/100, मतलब आंसर आ गया 1/4। कुल मिला के किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है इसकी, p प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। अगर वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, तो हमें एक्सप्रेशन दिया था kx², उसमें हम डायरेक्ट लगा के वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड क्या कह रहा है कि PDF बताना है, तो PDF CDF का डिफ्रेंशिएशन करना है, जस्ट डिफ्रेंशिएट। ओके, ये लिखा है जस्ट डिफ्रेंशिएट। तो पहला हो तो 0 ही रहेगा डिफ्रेंशिएट होके। ये कांस्टेंट था पर ये इसकी वैल्यू 1 के इक्वल थी हमारी। ये अभी कैपिटल F(x), ये अभी फिलहाल वो CDF को ही लिख रहा है, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। अब डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये डिफ्रेंशिएट किया हमने x²/100 को, क्यों, वो क्या था kx², k क्या था 1/100, तो ये x²/100 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दे देगा x/50। तो ये हमारा PDF का एक्सप्रेशन आ जाएगा x/50 0 से 10 तक, और 0 से 10 के अलावा हर जगह हमारा क्या हो जाएगा, PDF 0 हो जाएगा, ठीक है। -∞ से 0 तक और 0 से इन्फिनिटी तक हमारा PDF जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये PDF का एक्सप्रेशन केवल एक आ गया, वो भी 0 से 10 तक। अब फोर्थ में हमसे क्या पूछा है कि एक लिमिट दे दी है, वो दी है 5 और 7 की। 5 और 7 के बीच में हमें बताना है किसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा PDF होता है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं इस लिमिट में, मतलब x/50 जो PDF निकला उसको इस लिमिट में इंटीग्रेट कर दिया 5 से 7, इसने वैल्यू दी 24/100। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से एक एक करके CDF PDF के बीच में हमने 4 ये मतलब इसके जो पार्ट थे क्वेश्चन के वो सॉल्व किए। इसी तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे स्मॉल f का मतलब है PDF दिया है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि 1 से 3 के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालो। आसान है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हमने देखा किसी भी रेंज में कि इंटीग्रेट कर देंगे PDF को, ओके, उस रेंज में, मतलब 1 से 3 के बीच में आप इसको इंटीग्रेट कर दो 2 × e−2x को, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, -1 बचा, और ये 1 से 3 लिमिट लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.1328 आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी, अगर आपको क्या दिया है, PDF दिया है, अगर आपको PDF दिया है और डायरेक्ट आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है बट कोई रेंज दी है x1 से x2, उस रेंज के बीच में आप इसको इंटीग्रेट करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, ज़्यादा नहीं देखते, इस पर नहीं जाते वरना फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो ये सब पे नहीं जाते। अगर वो कह रहा है इफ दे आस्क फॉर CDF, ठीक है, चेक फॉर PDF, तो PDF के लिए चेक करो, और इफ इट्स PDF देन ऑटोमेटिकली CDF। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऐसे थोड़ा सा मतलब ये समझ में नहीं आएगा, बट इसका कहने का क्या मतलब है, अगर वो CDF के लिए पूछ रहा है, मतलब CDF है क्या या फिर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आप PDF चेक करो।
अगर किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा तो CDF ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेगा। ये बात किसकी कर रही है, ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो उसको समाप्त करेंगे कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन CDF है कि नहीं। ठीक है, पूछ रहा है कि वेदर द फॉलोइंग इज, ठीक है, ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। वो पूछ भी सकता है कि ये है कि नहीं, हमको ये दिया है। तो हमने क्या कहा कि अगर वो CDF पूछे तो आप PDF निकाल लो, और अगर वो PDF है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर CDF ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेगा। तो देखो ये कैपिटल F है, इसका मतलब ये CDF है, तो इसका PDF निकालने के लिए इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। तो देखो ये 0, इसको तो हटा दो, ये 1 भी हटा दो, केवल क्या बचा, ये जो 1/2 x/a + 1 है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये आपका देगा 1/2a। ये आपका 1/2a दे रहा है -a से a के बीच में। ठीक है, -a से a के बीच में। द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ फंक्शन f(x) टू बी PDF इज, इसका मतलब है कि वो 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि PDF को आप चेक कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे ऐसा बोला क्यों गया, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आप CDF को चेक नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है। PDF को चेक कर सकते हो कि PDF की जो वैल्यू है वो यूनिटी होनी चाहिए, उसका एरिया। ओके, PDF का जो एरिया है वो यूनिटी होना चाहिए। अगर PDF का एरिया यूनिटी है तो वो मतलब PDF है। तो PDF को आप चेक कर सकते हो, CDF को कर नहीं सकते। आपसे बोला गया कि भैया CDF को चेक करके बताओ, तो आप क्या करोगे, आप PDF को निकालोगे, उसको चेक करोगे वो PDF है कि नहीं, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, मतलब अगर वो PDF है तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसको CDF हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है आपकी किसकी, PDF होने की। देयरफॉर इसी में आप लगाओगे। ठीक है, इंटीग्रेशन, ये तो आपका f(x) निकला। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अलग अलग लिमिट में। पहली लिमिट ये 0, ठीक है, तीसरी लिमिट ये 0, ये सब पहले ही 0 हो गया, तब कहने की बात नहीं है। केवल -a से a तक 1/2a आ रहा है, यहाँ पे a गायब है। ठीक है, ये 2a है, इसका आप इंटीग्रेशन करो। ठीक है, x का -a से a तक, तो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये 1 दे देगा। इसका मतलब है कि PDF एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपसे कोई एक्सप्रेशन देके पूछता है कि ये CDF है कि नहीं, या CDF एग्जिस्ट करता है कि नहीं, CDF को चेक करने का कोई तरीका नहीं है, PDF को चेक करने का तरीका है। आप पहले CDF से PDF निकालो, CDF का डिफरेंशिएशन करके। और जब आपने PDF निकालता उस PDF का आप इंटीग्रेशन करके एक लिमिट में एरिया निकालो। अगर वो एरिया यूनिटी आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब PDF एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका मतलब कि आपका CDF भी ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेगा।